This is an indie podcaster production. मुझे कुछ नहीं पता क्यों, पर मैं रोने लगा। राजू घबरा गया। अबे क्या हो गया? सब सही है? बाप ने मार दिया क्या? अबे क्या हुआ, कुछ बोल तो। मैं बाहर नल पर अपना मुंह धोने चला गया। अगर मैं मुंह धोने नहीं जाता तो शायद मैं सच कह देता। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष अग्रवाल लेकर आया हूं कहानी जानी अनजानी का 150th एपिसोड। यस, आज ये सफर पूरा हो रहा है, वो वादा पूरा हो रहा है जो हमने आपसे किया था 1 साल पहले। ये सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। 150 से भी ज्यादा कहानियां हम आप तक लेकर आए हैं। जाते जाते बस आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। उम्मीद है आप मुझे अपना 2 मिनट देंगे कहानी सुनने से पहले। पिछले 3 सालों से हम लगातार हर शुक्रवार आप तक कहानियां ला रहे हैं। नए लेखकों की कहानियां, पुराने लेखकों की कहानियां, चुन चुन कर एक एक कहानी। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि आप तक कुछ अलग कहानियां लाई जाए। आप तक कुछ ऐसी कहानियां लाई जाए जो आपने शायद कभी सुनी नहीं है और आपको सुननी चाहिए। कुछ ऐसे लेखकों से बात कराई जाए जिनकी बातें आप सुनेंगे तो कहानी को और गहराई से जान पाएंगे। अलग अलग तरह की कोशिश करते जाएं ताकि आप कहानी और लेखन से और जुड़ पाए। अनकही कहानियां उनमें से एक थी। हमारा क्राउड फंडिंग भी आपने ही सफल बनाया है। पिछले 3 साल में हमने बहुत सारी कोशिशें इसलिए की क्योंकि हमें हर कदम पर आप सभी ने हौसला दिया। हमें हर कदम पर आपके ईमेल्स, आपके रिव्यूज आते रहे और हमें पता चलता रहा कि कैसे हमारी ये छोटी सी कोशिश आपके जीवन में खुशी ला रही है। और आज के समय में वो बहुत मायने रखती है। खुशी, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, किसी के जीवन में अगर हम कोई भी खुशी ला पाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। बट जैसे कहा जाता है, एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। इसे मैं एंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, कुछ समय के लिए एक पॉज जरूर कहूंगा। मैं और देवांशी आपके शुक्रगुजार हैं। दुनिया के कोने कोने से आप हमें सुनते आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से हमें सुन रहे हैं। तो बस यूं ही साथ बने रहिए। जिंदगी बहुत लंबी है, यूं ही मिलते रहेंगे। कहानी जानी अनजानी के मंच पर नहीं तो शायद कहीं और, किसी और पॉडकास्ट पे नई कहानियां लिखेंगे। तो चलिए इसी के साथ बिना और विलंब किए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सबसे पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि आज हम मानव कौल जी की प्रेम कबूतर कहानी का दूसरा भाग सुनाएंगे। तो सबसे पहले पहला भाग सुन लीजिए और फिर यहां लौट कर आइए। जिन्होंने कहानी का पहला भाग सुन लिया है वो मिल चुके हैं हमारे 3 पक्के दोस्तों से, सुनील, राजू और सलीम। और ये भी जान चुके हैं उनकी खुरापाते, उनके कारनामों के बारे में। कैसे सलीम मीनाक्षी को लव लेटर पास करता है, कैसे नीना राजू के प्यार में पड़ती है और उसे सुनील लव लेटर लिखता है जो वो मीनाक्षी के लिए लिखना चाहता था, और कैसे बात आगे बढ़ती जाती है, और कैसे सुनील खतों में पप्पू के जरिए कहानियां बुनने लगता है और राजू की लव लाइफ मुश्किल में पड़ जाती है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। प्रेम कबूतर, मानव कौल, द्वितीय भाग। टूटे हुए किले की बगल में एक पीपल का घना पेड़ था। वहीं हमारा अड्डा था। मैं सलीम को सारी दास्तान सुना चुका था। राजू कुछ देर में वहां पहुंचा। सुन, तू पप्पू के बारे में ही लिख, पर यह क्या चुतियापा है? राजू झल्ला गया। अबे प्यार की शुरुआत में ही खींच गए, सलीम ने कहा। अबे मुझे तो लग रहा है कि मैं पोस्टमैन हूं। यह सुनील पप्पू की खबर नीना तक पहुंचा रिया है और मैं बीच का बंदर। सुनील, पप्पू है कौन बे? मीनाक्षी मुझसे पूछ रही थी, और कोई लड़की है जिसने उसकी बजा दी है। क्या है बे ये सब? सलीम ने मुझसे पूछा। मुझे लगने लगा कि ये सब आलोचक है और बतौर लेखक मेरे ऊपर काफी सवाल उठा रहे हैं।
मैं कम से कम इन दोनों के सामने अपने लेखन को लेकर बहुत संजीदा था। मैंने संवाद कुछ गहरे से शुरू किए। मुझे अब पप्पू के बारे में सब कुछ जानना होगा। रिसर्च, वह क्या करता है, किससे मिलता है, उसका उठना बैठना वगैरह वगैरह। क्यों? राजू ने पूछा। क्योंकि अगर पप्पू की कहानी खत्म करनी है तो पहले उसके बारे में सब कुछ पता करना होगा। झूठी कहानी लिखना खुद को धोखा देना है। मेरी बातों पर फिर सलीम और राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर शांति छाई रही। फिर सलीम बोला, सुन भाई, जो भी है बस खत्म कर और राजू की सेटिंग अच्छे से करा दे। हाँ यार, एकदम सीधी सी बात है, राजू ने जोर दिया। मैंने जवाब में चुप्पी ही रखी, क्योंकि बात मेरी भी समझ के बाहर थी। किस तरह इसे घुमाया जाए। शाम को मैं मिश्रा टेंट हाउस के सामने खड़ा था। घर से सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था और मैंने आवाज लगाई, पप्पू भाई, पप्पू भाई। पप्पू बनियान में बाहर आया। बनियान छोटी थी। उसके दुबले शरीर पर अजीब से पेट की वजह से नाभि दिख रही थी। पप्पू की उम्र 27 के आसपास लटक रही थी। उसका टेंट का धंधा बहुत जोरों से चलता था। हम सबके बीच में सामाजिक रूप से सबसे सफल आदमी था। अरे सुनील, कैसे आना हुआ? वह आपकी साइकिल चाहिए थी। साइकिल? हाँ, वह थी ना आपके पास, एटलस गोल्ड लाइन वाली। अरे वह पीछे पंचर पड़ी है। मैंने बजाज चेतक ले लिया है, लेकिन उसे गोडाउन के पास रखता हूं। साला इधर मोहल्ले वालों की गंदी नजर लग जाती है। मुझे तो बहुत दिनों से साइकिल नहीं दिखी, सो मैंने सोचा। उसके बाद चुप्पी थी। क्या पूछूं इससे? नाभि के अगल बगल के बाल, पीले दांत, पतली टांगे, कैसे इसके बारे में कुछ भी मैं लिख सकता हूं? मैंने अचानक पूछा। तो आपकी शादी की भी बात चल रही होगी, किससे कर रहे हैं? मैंने यह चुहल में पूछा। पप्पू उम्र में बड़ा था, मेरा दोस्त भी नहीं था। अचानक उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गई। मेरे मजे लेने आया है? क्यों बे, मजे लेने आया है? नहीं नहीं पप्पू भाई, मैं तो, अरे सुनो, मैं जाता हूं। मैं वहां से भाग लिया। मैं सपनों के बारे में सोचता हूं कभी कभी। कैसे हम अपने सपने बटोरते हैं। अपने किसी दोस्त को किसी दूसरे के साथ बहुत खुश देखते हैं तो हम तुरंत एक सपना बटोर लेते हैं कि मैं भी एक दिन किसी के साथ इतना ही खुश रहूंगा। इस सपने के साथ ही एक खाली जगह हमारी बगल में बन जाती है। जब तक वह जगह खाली रहती है, कुछ खलता रहता है। किसी खास चेहरे को देखकर टीस उठती है। लगता है यही तो है वह, जिसके साथ मेरी बगल में पड़ी यह खाली जगह भर जाएगी। हम दूसरों के जीवन से बटोरते चित्रों को एक खाली कमरे में भरते रहते हैं। फिर धीरे धीरे उस कमरे से उन चित्रों को निकालकर मिलाते हैं अपने जिए हुए से कि क्या यह जी लिया। मेरे सपनों में मीनाक्षी के चित्र भरे हुए हैं। एक उसके हाथ लिखा खत मिल जाए, एक अपने हाथ से लिखा प्रिय मीनाक्षी वाला खत उसे दे दूं। कितनी बार मैंने सोचा, कितनी बार मैंने लिखा और फाड़ दिया। कितनी सारी खाली जगह में कितना सारा मीनाक्षी का नाम फैला पड़ा है। मैंने सोचा सलीम से मिलता हूं, उसके पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है, उसे सब पता है। बाजार से गुजरा तो पान के टब पर बाप दिख गया, लोहिया जी के साथ बतियाते हुए। मुझे हमेशा पता है कि वह मुझे बुलाते हैं, सबके सामने अपना रोब दिखाने के लिए। ओए इधर आ, ओए। मैंने पहले नहीं सुनने का अभिनय किया, फिर सुन लिया। अरे आप यहां? इस पूरे गांव को पता है कि इस वक्त मेरा बाप यहीं मिलता है, पर यह बात मेरे पिताजी कभी मानते नहीं हैं। इसलिए मुझे हमेशा आश्चर्य से उनसे कहना पड़ता है कि आप यहां? हाँ, आज इस तरफ चला आया। अच्छा यह बता, सोनाक्षी नाम कैसा है? अच्छा है, मैंने कहा। ठीक है। उन्होंने जेब से एक डायरी निकाली और उस पर सोनाक्षी नाम लिख लिया। अब मेरी उन्हें जरूरत नहीं थी। उनके पास से जाते हुए मुझे कुछ चमका। नाम सोनाक्षी। सोनाक्षी कितना मीनाक्षी से मिलता है। मैं सलीम की दुकान पर बैठा था। उसके पिताजी नेपाली लगते थे। एक छोटा भाई था जो पीछे बैठे हुए शर्ट के कपड़े में नीले रंग से निशान लगा रहा था। सलीम सामने खड़े होकर पैंट काट रहा था। सलीम और मैं उसके पिताजी के सामने चुप रहते थे। सलीम का हाथ कपड़ों पर बहुत तेज चलता था। उसके पिताजी जितनी देर में एक पैंट सीलते थे, सलीम 3 सील लेता था। सलीम की 2 पैंट और 1 शर्ट की जिम्मेदारी थी रोज।
बाकी दिन वह जो करे कोई उसे रोकता टोकता नहीं था। मैंने फिर एक सपना देखा, 2 पैंट 1 शर्ट का, बाकी बचा पूरा जीवन मेरा। तभी सलीम ने कहा चल, और मेरा सपना टूट गया। हम सीधे किले की तरफ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही सलीम ने पूछा, क्यों, पता चला पप्पू के बारे में? वह एक लड़का है, बहुत शर्मीला सा, घर से नहीं निकलता है, अपने घर के पीछे वाले आंगन में बैठे रहता है, सिर्फ मुझसे थोड़ी बहुत बात करता है। वह लड़की कौन है जिसने उसे धोखा दिया? सोनाक्षी नाम था उसका, बहुत सुंदर लड़की थी। तूने देखा है उस लड़की को? हाँ, गजब है वह, तेरी मीनाक्षी से भी सुंदर। रहती कहाँ है? वह पेरू गांव की है। कभी कभी पप्पू जाता है उसे देखने अपनी साइकिल पर। कह रहा था कि एक दिन तुझे भी साथ ले जाऊंगा। पेरू गांव तो बहुत दूर हुआ यार, पप्पू साइकिल पर चल देता है। हाँ, अरे सलीम, प्यार आदमी को कबूतर बना देता है, क्या करे। कहानी सलीम से बातचीत में साफ हो गई। सारा झूठ सलीम को इम्प्रेस करने के लिए बोला और मुझे सोनाक्षी में मीनाक्षी दिखने लगी। सोनाक्षी नाम अचानक कैसे मुंह से निकल पड़ा? मैंने सलीम से मीनाक्षी के बारे में पूछा तो उसने कहा, अबे वह बहुत अमीर घर की लड़की है, उसके पिताजी डॉक्टर है, प्रभात नर्सिंग होम उसी का है। तू प्यार करता है उससे? सलीम मेरी बात पर हंस दिया। सलीम के साथ प्यार जैसा शब्द जाता नहीं है। मैंने क्यों पूछा? वह जितना मुझे प्यार करती है मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। कल 3 बजे उसे मैंने नेहरू पार्क में बुलाया है, अगर आ गई तो मजा आ जाएगा। नेहरू पार्क में? हाँ, उस वक्त कोई नहीं होता वहां। बच्चों के झूलों के पीछे वाली बेंच पर उसे बुलाया है, किसी को बताना मत। जलन शब्द नहीं है, वह हमारी शरीर की नसों में जख्म पे नमक सा दौड़ता फिरता है। मैं नहीं चाहता था कि मीनाक्षी सलीम से पार्क में मिले। कुछ देर में मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने सलीम से कहा कि मैं घर जाता हूं। अरे राजू आने वाला है, रुक जा। ना, मैं कल सुबह ग्राउंड पर मिलूंगा। मैं अगले दिन ग्राउंड पर भी नहीं गया, घर में दुबका बैठा रहा। बाहर पिताजी की अंग्रेजी की ट्यूशन चल रही थी। घर में 2 ही कमरे थे, एक किचन, दूसरा बाहर का कमरा। ट्यूशन के समय मुझे किचन में रहना पड़ता था। अगर बाहर रहा तो पिताजी अपनी अंग्रेजी में मुझे भी लपेट लेते थे। सो मैं होमवर्क के बहाने से भीतर ही बैठा रहता था। घड़ी का कांटा 1 पर था और कुछ ही देर में 2 पर पहुंच गया था। मीनाक्षी नेहरू पार्क के लिए चल दी होगी। कैसे पहुंचेगी? क्या करेंगे वह दोनों नेहरू पार्क में? मैं किचन में चक्कर लगा रहा था। बाहर पिताजी की आवाज आई, ओए सुन, चाय बना देख। मैंने चाय रख दी। चाय उबलने के साथ साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मेरे भीतर कुछ ऐब है, मेरे भीतर कोई भी बात लगातार बढ़ती जाती है। मुझे चित्र दिखने लगते हैं। मैं इस वक्त मीनाक्षी को देख सकता हूं, नेहरू पार्क में घुसते हुए, सलीम से मिलते हुए, और चाय गिर गई। पिताजी ने बाहर से डांट लगा दी। मेरे हाथ से कप भी छूट गया। कप स्टील का था इसलिए फूटा नहीं, पर उसने जो आवाज की उससे पिताजी किचन में आ पहुंचे। क्या पंछी, कहां उड़ रहे हो? जब मेरे बाप को बहुत गुस्सा आता था तो वह मुझे पंछी कहने लगते थे। उड़ना बुरा माना जाता है। हाँ, सही है, मनुष्य क्यों उड़े? उड़ते तो पंछी है। मैं बेकार में एक चील की तरह नेहरू पार्क के चक्कर काट रहा था। मैं अपने बाप के सामने स्तंभ सा खड़ा रहा। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सन्न हो जाता हूं। मुझे लगता है मेरी एक भी हरकत बात को और बिगाड़ देगी, तो अगर प्रलय भी आ जाए मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। अबे देख, चाय फिर गिर रही है, गैस बंद कर, बंद कर, अबे बंद कर। अंत में पिताजी ने मुझे एक थप्पड़ जमाया और गैस बंद कर दी। बाहर बैठे बच्चे हंस दिए। मैंने चप्पल पहनी और बाहर निकल गया। बाप अभी भी मार देता था, छोटी बातों पर। विचित्र है, अब मैं बड़ा हो गया था। बाप कभी अपना थप्पड़ जाया नहीं करता था। वह जब भी थप्पड़ मारता कोई न कोई हंसने वाला जरूर होता। काश मेरी श्वेत और श्याम मां होती, कम से कम कोई तो होता जिससे बाप की शिकायत की जा सकती। मैं नेहरू पार्क के सामने खड़ा था। घड़ी में 3 बजने वाले थे। मैं तेज रफ्तार से पार्क के अंदर गया और बच्चों के झूले के सामने एक आम का पेड़ था, उसके पीछे छिपकर खड़ा हो गया। अचानक एक टीस उठी, तीखी, तेज।
लगा किसी ने दिल में गोली मार दी है। मीनाक्षी को पीले सूट में आते हुए देखा, सफेद चुनरी, लाल सैंडल। पहली बार मैंने मीनाक्षी को बिना साइकिल पर देखा था। वह कितनी खूबसूरत है, कितनी। तभी पीछे सलीम टहलता हुआ नजर आया। मीनाक्षी अकेले थी। सलीम दूसरी तरफ चला गया मुआयना करने। मीनाक्षी सीधे बेंच पर बैठ गई। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। वह सलीम को नहीं देख रही थी, वह अपनी सफेद चुनरी से खेल रही थी। काश मैं जाकर उसकी बगल में बैठ जाता। मेरे पास कितना कुछ है उसे बताने को। मेरे बाप की पिटाई से लेकर मेरी श्वेत और श्याम मां, पप्पू की कहानी और मेरी उसे एक प्रेम पत्र देने की इच्छा। तभी सलीम आकर उसकी बगल में बैठ गया। दोनों की बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर में सलीम उसके पास खिसक आया। वह हंसने लगा। मीनाक्षी भी हंस रही थी। सलीम और करीब आ गया। उसने मीनाक्षी का हाथ पकड़ा। मैं रोने लगा। मुझे क्यों रोना आ रहा था मुझे नहीं पता। मैं रोना नहीं चाहता था। मैं बस वहां से चले जाना चाहता था, भाग जाना चाहता था, पर मैं वही खड़ा रहा। तभी पता नहीं कैसे मेरे भीतर से मीनाक्षी नाम निकला और मीनाक्षी ने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंख मुझसे टकराई और मैं स्तंभ खड़ा रह गया। मैं हिल भी नहीं पाया। मैं पेड़ के पीछे छुपना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए, आंखें पथरा गई। वह वापस सलीम को देखने लगी, जैसे कि मैं पीछे खड़ा ही ना हूं। कुछ देर में मेरी स्तब्धता खत्म हुई और मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो गिर पड़ा। पलटकर पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सलीम ने देखा, नहीं देखा, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं बस भागे जा रहा था। मैं घर नहीं जाना चाह रहा था। मैं सीधा राजू की चाय दुकान पर गया। राजू मुझे देखकर खुश हो गया। उसने एक कट चाय दी। उसकी दुकान पर ज्यादा लोग नहीं थे। उसने पूछा, क्या हुआ, तू सुबह क्यों नहीं आया? नींद नहीं खुली। अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना झूठ बोलने लगा हूं? मैं हर बात पर झूठ बोल रहा था और हर झूठ की मेरे पास एक कहानी थी। पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंखें छलकने लगी। मैं मीनाक्षी के बारे में भी नहीं सोच रहा था। मुझे कुछ नहीं पता क्यों, पर मैं रोने लगा। राजू घबरा गया। अबे क्या हो गया, सब सही है? अब आपने मार दिया क्या? अबे क्या हुआ, कुछ बोल तो। मैं बाहर नल पर अपना मुंह धोने चला गया। अगर मैं मुंह धोने नहीं जाता तो शायद मैं सच कह देता राजू से, पर मुझे वक्त मिल गया सोचने का। इस बीच मेरे भीतर एक झूठ पैदा हो चुका था, मेरी कहानी। मैं वापस राजू के पास आया। राजू इंतजार कर रहा था। मैं पप्पू से मिलकर आ रहा हूं। तो मैं जब पप्पू के घर पर पहुंचा तो उसके पिताजी ने मुझे पीछे आंगन में जाने को कहा। बोला कि वह सुबह से किसी से बात नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं राजू को पप्पू की बात सुना रहा था तो मुझे पप्पू का बाप अपना बाप दिखा, पर साफ सुथरा, कमजोर, दयनीय क्लर्क किसी सरकारी दफ्तर में, मोटे कांच वाला चश्मा पहने हुए, सरकारी सूट पहने हुए। क्या मैं असल में इस तरीके का बाप चाहता हूं? मुझे कहानियां लिखने में भी शायद इसलिए मजा आता है कि मैं वहां वह सब पा लेता हूं जो जीवन में पकड़ से बाहर है। मैं वापस अपनी कहानी पर आया। पप्पू का बाप क्लर्क है नगर पालिका में। मैं सीधा आंगन में पहुंचा। पप्पू सफेद शर्ट पहने हुए था। उसके बाल घुंघराले थे। वह एक बड़ी सी कुर्सी पर एक छोटी सी किताब लिए हुए बैठा था। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। क्या हुआ पप्पू? मैंने पूछा। पप्पू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि वह साइकिल से पेरू गांव गया हुआ था। बहुत दिनों बाद उसे सोनाक्षी को देखने की इच्छा हुई थी। वह साइकिल से जैसे ही पेरू पहुंचा, उसने सोनाक्षी को गांधी पार्क में घुसते हुए देख लिया। वह चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगा। साइकिल को किनारे खड़ी करके वह भीतर घुस गया। आम का पेड़ था। एक आम के पेड़ के पीछे वह छुप गया। सोनाक्षी सामने की बेंच पर उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी। नहीं, पीठ करके नहीं, सामने बैठी थी। तू क्या कह रहा है? राजू ने झल्लाते हुए कहा। अरे मैं याद कर रहा हूं कि पप्पू ने क्या बोला था। अरे तू मुझे सीधे बता कि आखिर में हुआ क्या? ऐसे थोड़े होता है, सुनना तो पूरा पड़ेगा। उस बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ और तुझे सीधा अंत सुनना है। अरे तो इतना बिगड़ क्यों रहा है, सुना दे। ट्रेजेडी की कोई कदर ही नहीं है इस गांव में।
रुक, चाय देकर आता हूं। तू चाय देने जा रहा है? अबे ग्राहक आए हैं, चाय देकर सुनता हूं। पप्पू मर तो नहीं गया ना? मैं अपना गुस्सा दबा नहीं पाया। सुन बे, अब तुझे मैं कोई लेटर नहीं दूंगा। जा, अब जो करना है कर ले। मत दे लेटर भाई, इतना चिल्ला क्यों रहा है? उससे मैं बिना लेटर के मिल लूंगा। मैं वहां से चला गया। घर पर बाप इस वक्त पूरे गांव की सड़ी हुई खबरें लेकर बैठा होगा। किसी खेत में 2 मुंह वाला सांप निकला। एक बकरी सुअर के बच्चे को दूध पिला रही है। एक आदमी के कान से चींटियां निकलती है। मेरे बाप को इन खबरों को रोचक बनाना होता है। वह इस सब की झुंझलाहट मुझ पर निकालते हैं। सो मैं सीधा वहां से नदी किनारे चला गया। शांत, एकांत में। मैंने ऐसा पहली बार किया था कि मैं एकांत खोज रहा था। लेखक ऐसा करते हैं, बड़े लेखक। मैं क्यों? मौसम में अजीब सी नमी थी। तेज हवा चल रही थी। नदी का पानी उछाले मार रहा था। मैं एक चबूतरे की बगल की छाया में दुबक कर बैठ गया। मेरे 2 ही दोस्त थे, सलीम और राजू। मैं उनसे ही भागकर यहां बैठा था। यह क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसा नहीं था। मैंने सोचा मैं एक सीधा प्रेम पत्र लिखूंगा और राजू को दे दूंगा, पर जितना किस्सा राजू को सुनाया था उसे आगे बढ़ाकर बात खत्म कर दूंगा। सोनाक्षी वाली बात अब राजू को भी पता है और सलीम को भी। कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि दोनों को शक न हो। यह सोचते ही मैंने एक शांति महसूस की। मैं वहीं चबूतरे पर लेट गया और उस प्रेम पत्र के बारे में सोचने लगा जो मैं राजू को दूंगा। फिर क्या होगा? तो मीनाक्षी नहीं, सोनाक्षी पप्पू की तरफ मुंह करके बेंच पर बैठी है, गांधी पार्क में। पप्पू आम के पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। बहुत देर तक सोनाक्षी अपनी चुनरी से खेलती रहती है। पता नहीं क्या होता है कि पप्पू पेड़ से अलग खड़ा हो जाता है। वह छुपता नहीं है। सोनाक्षी उसे देख लेती है, पर इस तरह व्यवहार करती है कि देखा न हो। पप्पू उसके पास जाने के लिए कदम बढ़ाता है। तभी वह प्रोफेसर कॉलोनी वाला लड़का वहां चला आता है। पप्पू वापस पेड़ के पीछे छुप जाता है। वह लड़का आते ही अपनी बातों में सोनाक्षी को उलझा लेता है। मैंने कहानी में उस लड़के का नाम राजू रखा। इस देश में हर मोड़ पर एक राजू होता है। इससे मैं राजू से बदला भी ले रहा था। सोनाक्षी चुपचाप बैठी रही। तभी उसने राजू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप करा दिया। फिर धीरे से राजू को अपने पास खींचा और उसके गले लग गई। गले लगते हुए सोनाक्षी का चेहरा पप्पू की तरफ था और उसने पप्पू को देखा। पप्पू को वहां से चले जाना चाहिए था, पर वह नहीं गया। उसके बाद सोनाक्षी ने कई बार प्रोफेसर कॉलोनी वाले लड़के को गले लगाया, पर पप्पू वहीं खड़ा रहा और रोता रहा। मेरी जब आंखें खुली तो मैं चबूतरे पर सो चुका था। मुझे लगा जो मैंने सोचा वह सही में हुआ था। मैं उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं घर की तरफ भागा, राजू का प्रेम पत्र पूरा करने के लिए। अगले दिन सुबह मैं बहुत जल्दी ग्राउंड पर पहुंच चुका था। कुछ देर में राजू आया। मैंने उसे लेटर नहीं दिया। मैंने सोचा उसे मांगने दो, तब दूंगा। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। तभी सलीम ग्राउंड पर पहुंचा। वह फुटबॉल लेकर नहीं आया था, न ही उसने फुटबॉल वाले जूते पहने हुए थे। वह पहली बार चप्पल पहनकर ही ग्राउंड आया था। वह सीधा मेरे पास चलते हुए आया और कुछ देर मुझे घूर कर देखने लगा। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उसने एक जोरदार चपेट मेरे गाल पर जड़ दी। राजू की कुछ समझ में नहीं आया। वह चिल्लाता रहा, यार क्या हो गया, क्या हो गया? पर हम दोनों चुप रहे। सिर्फ सलीम और मुझे पता था कि यह चाटा किस लिए था। मैंने जेब से लेटर निकाला और राजू को दे दिया और वहां से चुपचाप चला गया। राजू और सलीम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैंने यह वाक्य अपनी डायरी में लिखा और थे शब्द को घूरता रहा। बहुत दिन बीते, पर न मैं उन दोनों से मिला, न ही उन्होंने मेरी कोई सूध ली। मैं अपनी थकी हुई दिनचर्या में चाहकर भी व्यस्त नहीं हो पा रहा था। कितना कठिन हो जाता है खुद के साथ रहना। मैंने कहीं यह वाक्य लिखा, मैं बहुत बच बच कर घूमने निकलता था कि कहीं राजू या सलीम न दिख जाए। राजू और सलीम मेरे जीवन के बहुत बड़े अंग थे। मैं अपने पूरे दिन का क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। इस बीच मैं पप्पू भाई से बहुत मिलने लगा। कहानी तो खत्म हो चुकी थी। मैंने भी इस असली पप्पू को स्वीकार कर लिया था। एक दिन पप्पू भाई ने अपनी बजाज चेतक पर मुझे बिठाया और पुल तक सैर कराई।
जब पुल पर पहुंचे तो उन्होंने जेब से एक विल सिगरेट निकाली। माचिस के साथ जेब में पड़ी रहने के कारण सिगरेट कुछ जगह से मुड़ गई थी। मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने कहा, पप्पू भाई, आप सिगरेट पीते हो? नहीं, कभी कभी यहां आता हूं तो एक जला लेता हूं। मुझे यह बहुत ही रोमांटिक लगा, मगर पूरा रोमांच खत्म हो गया जब पप्पू भाई से सिगरेट जली ही नहीं। हवा बहुत तेज थी। स्कूटर के पीछे, मेरी पीठ के पीछे, पीठ के आगे मेरी शर्ट उतरवा कर भी उन्होंने जलाने की कोशिश की, पर नहीं जली। तब मुझे हंसी आ गई। मेरी हंसी देखकर पप्पू भाई रुक गए। उन्होंने फिर स्कूटर स्टार्ट किया और पुल के किनारे एक दुकान के पास स्कूटर रोका। दुकान के भीतर गए, सिगरेट जलाई और बाहर आकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने अगरबत्ती की तरह पप्पू भाई की सिगरेट को पकड़ा और स्कूटर के पीछे बैठ गया। पप्पू भाई ने बहुत तेज स्कूटर चलाई और ठीक बीच पुल पर आकर ब्रेक मारा। जल्दी से किनारे स्कूटर खड़ा किया, स्कूटर की सीट पर बैठे, पुल की मुंडेर पर पैर रखे, फिर मुझसे सिगरेट मांगी। सिगरेट आधी हो चुकी थी, पर पप्पू भाई को फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने एक लंबा कश लगाया, अपनी आंखें बंद की और धुआं बाहर छोड़ा। तेज चलती हवा में पप्पू भाई के बाल उड़ रहे थे। आंखें बंद थी, मुंह से धुआं निकल रहा था। मेरी कहानी में पप्पू की कमी मुझे दिखने लगी। मुझे लगा कि कहानी के पप्पू को सिगरेट पीनी चाहिए। सिगरेट सोनाक्षी के प्यार में उसे धुआं हो जाना चाहिए। मुझे अचानक मीनाक्षी याद आने लगी। उसके बारे में सोचते ही लगता कि मैं उसे जानता हूं, बहुत सालों से। हम बहुत बात कर चुके हैं। वह मेरे सपनों में आती है। मेरी इच्छा हुई सिगरेट पीने की, पर मैंने अपनी इच्छा को मार दिया वहीं तुरंत। क्या बे, तूने मेरी शादी की बात क्यों की थी? ऐसे ही भाई, सोचा आप इतने सही हो अब तक तो मतलब जरूर आपने ही रोक के रखी होगी, वरना क्या बे? मुझे लगा पप्पू भाई मुझे इतनी दूर इसलिए लाए हैं, अभी कुछ ही देर में वह मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। सही पहचाना तूने। हो चुकी होती, पर जिससे करनी थी उसी की शादी में अपना टेंट का सामान लगवाया था। कौन थी वह लड़की? मजे ले रही है मेरे तू, हैं? नहीं पप्पू भाई, आपने बताया इसलिए पूछा। पेरू गांव में हुई है उसकी शादी। चल पेरू घूम कर आते हैं। सिगरेट खत्म करके हम स्कूटर पर पेरू गांव का एक चक्कर लगाने निकल गए। कहानी क्या है, मैं सोचने लगा। कहां सच पेड़ के पीछे छुपता है और कहां से कल्पना शुरू होती है, यह बहुत ही बारीक रेखा है। अच्छा हुआ पप्पू भाई ने लड़की का नाम नहीं बताया। अगर नाम सोनाक्षी होता तो मैं पुल से कूदकर अपनी जान दे देता। हम दोनों पेरू गांव के एक घर के सामने रुके। पीपल का पेड़ सामने था। एक बड़े से गेट के सामने DM तिवाड़ी लिखा हुआ था। कुछ देर पप्पू भाई वहीं खड़े रहे। अपने आप को व्यस्त करने के लिए उन्होंने सामने की दुकान में चाय मांग ली। तभी तिवाड़ी जी का बड़ा सा दरवाजा खुला और एक सफेद गाड़ी वहां से निकली। पप्पू भाई ने अपना चेहरा घुमा लिया। मैं उस गाड़ी में झांक सकता था, सो झांका। गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। औरतों में से एक महिला पप्पू भाई के स्कूटर की तरफ देख रही थी। गाड़ी निकल जाने के बाद भी वह पीछे पलटकर हमारी तरफ देखती रही, पर पप्पू भाई ने अपना चेहरा दूसरी तरफ ही रखा। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखों में बेचैनी थी। मैंने मेरे मुंह से उसका नाम बुदबुदाया, सोनाक्षी। कुछ ही देर में गाड़ी हमारी आंखों से ओझल हो गई। मेरे बाप की भाषा में अगर कहूं तो हर आदमी कबूतर है। किसी से भी बात करो, कुछ ही देर में कड़ी कठोर परत के नीचे एक प्रेम कबूतर गुटरगू कर रहा होता है। हम स्कूटर में वापस अपने गांव की तरफ निकल लिए। दोनों ने लड़की की बात नहीं की। पप्पू भाई ने मुझे छोड़ा और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ निकल गए। मेरी बड़ी इच्छा थी यह जानने की कि पप्पू भाई क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। उनका सन्नाटा कितनी बड़ी त्रासदी लिख सकता है। सन्नाटा ही तो था अभी मेरे राजू और सलीम के बीच। यही सन्नाटा तो है जो त्रासदी लिखवा रहा है। कैसे राजू के लिए लिखा एक प्रेम पत्र और उसमें पप्पू की कहानी के चक्कर में मैं लेखक होता गया था। मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने में मजा आने लगा था। जिस तरह पप्पू की असल प्रेमिका का नाम जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक उसी तरह मुझे लोगों की असल कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उनके चेहरे देखता, उनके कपड़े, उनकी चाल, और लगने लगता कि एक कहानी कहीं इसी के बीच टंगी हुई है। बतौर लेखक एक गलती मैं कर गया। मैं अपनी कहानियों की डायरी लिखने लग गया था, जिसमें पप्पू की कहानी भी शामिल थी। मुझे नहीं पता चला कि वह डायरी की गुप्त जगह कब मेरे पिताजी के हाथ लग गई।
वह बहुत समय से इसे पढ़ रहे थे। शायद इसलिए उन्होंने मुझे सोनाक्षी नाम सुझाया था। कुछ समय बीता, मैंने कुछ नए दोस्त बनाने की कोशिश की, पर उनमें सलीम और राजू जैसा खुलापन नहीं था। वह नए दोस्त मेरी कहानियां सुनकर बोर हो जाते। मैं एक दिन सुबह ग्राउंड पर चला गया। सलीम और राजू आपस में फुटबॉल खेल रहे थे। मेरे जाते ही उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। कुछ देर तक हम एक दूसरे को दूर से देखते रहे, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सलीम ने राजू को इशारा किया चलने का और वह दोनों किले की तरफ चलने लगे। मैं भी पलटकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी पीछे से सलीम की आवाज आई, अबे सुनील। मैं पलटा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अबे क्या चलेगा नहीं? राजू ने चिल्लाकर कहा और मैं दौड़कर उन दोनों में शामिल हो गया। आह, ये है जिन्हें मैं जानता हूं। ये है मेरे प्यारे अपने दोस्त। हम तीनों किले पर बैठे। कुछ देर तक बाकी सारी बातों के बाद पता चला कि मीनाक्षी और सलीम अब नहीं मिलते हैं। नीना ने भी मीनाक्षी के कहने पर राजू से दूरी बना ली है। राजू बहुत उचक उचक कर नीना के बारे में बात करता रहा। वह खुश था जितना भी उसे मिला था। फिर हम तीनों ने कसम खाई कि दोस्ती के बीच कभी लड़की को आने नहीं देंगे। इस कसम खाने की रस्म में मेरी आवाज सबसे बुलंद थी। घर पहुंचा तो पिताजी की अंग्रेजी ट्यूशन चल रही थी। मैं पक्की दोस्ती का गाना गाता हुआ सीधा किचन में गया। मटके से पानी निकाला। इससे पहले कि पानी मेरे हलक में जाता, मुझे लगा मैंने ट्यूशन की क्लास में किसी नए चेहरे को देखा है। मैंने गिलास वहीं मटके पर वापस रखा और बाहर आया। कोने में पिताजी की बगल में मीनाक्षी बैठी थी। मेरे कांटों तो खून नहीं। मीनाक्षी ने मुझे देखा और मुस्कुराकर वापस अपनी कॉपी में देखने लगी। मीनाक्षी की मुस्कुराहट में हम दोनों के बीच कुछ गुप्त खटा हुआ तैर रहा था। मेरी हृदय गति चरम पर थी। इससे पहले कि मैं वापस किचन में छुपने जाता, पिताजी ने एक सवाल जड़ दिया। सुनील, प्रेडिक्टेबल का हिंदी क्या होता है बताओ? मैं चुपचाप अपने बाप को देखता रहा। फिर मेरी निगाह मेरी मां की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर गई। उस पर लटक रही प्लास्टिक की माला में कई धूल की परतें जमी हुई थी। मीनाक्षी की आंखों में चंचलता थी और इन सब के बीच मैं प्रेडिक्टेबल था। मैं कहना चाह रहा था कि प्रेडिक्टेबल का कोई हिंदी नहीं है, मैं हूं प्रेडिक्टेबल। आ जाओ, इधर बैठो। पिताजी ने पूरे अधिकार से मुझे बुलाया और मैं मीनाक्षी के बगल में बैठ गया। मेरे दिमाग में मेरा प्रेडिक्टेबल होना चल रहा था। मुझे पता था कि अब इसके बाद क्या क्या होने वाला है। जब जब मीनाक्षी ट्यूशन में आएगी, मैं पिंजरे में बंद भूखे शेर सा किचन में गोल गोल चक्कर लगाता रहूंगा, पर कुछ बोलूंगा नहीं। कुछ नहीं बोलूंगा का कारण मेरे दोस्तों के साथ मेरा कसम खाना नहीं है। कारण है मेरा डरपोक, कायर और प्रेडिक्टेबल होना। सलीम को यह बात मैं कभी पता नहीं होने दूंगा कि मीनाक्षी मेरे घर आती है। इसका सीधा कारण है जलन, जो मेरे भीतर कूट कूट कर भरी है। मैं बहाने बहाने से ट्यूशन के बीच पिताजी से बात करूंगा और अंग्रेजी के कुछ बड़े शब्द बीच में डालता रहूंगा। इसमें पिताजी मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि वह अंत में मेरे ही बाप है। पूरा वाक्य नहीं बोलूंगा, उसमें लड़खड़ाने का डर है। और फिर एक दिन मीनाक्षी की अंग्रेजी में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और यह अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा। मैं बरसों बरस सोचता रहूंगा कि काश मैंने मीनाक्षी से बात कर ली होती तो कहानी शायद कुछ दूसरी होती, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों की उहापोह में मैं झूठ मूठ बाप की तरफ जानने की इच्छा से देख रहा था। तभी मीनाक्षी का हाथ मेरे हाथ से टकराया। वह एक पर्ची मुझे देना चाह रही थी। बाप की आंखों के नीचे यह हरकत मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने जल्दी से वह पर्ची अपने पैरों के नीचे दबा ली। कनखियों से मीनाक्षी को देखा तो उसकी आंखों में शरारती हंसी थी। वह मुझे नहीं देख रही थी, पर उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूं। आह, मेरी दोस्ती, सलीम, राजू, उस एक शरारती नजर के सामने सब धराशायी हो गए थे। प्रेम आदमी को कबूतर बना देता है। मेरी हृदय गति बहुत तीव्र थी। मुझे लग रहा था मेरे पैरों के नीचे बम रखा हुआ है। कहीं ये पर्ची बाप के हाथ लग गई तो फजीहत। मैं अगर प्रेडिक्टेबल हूं तो उसका ठीक उल्टा मीनाक्षी है। वह कहानी को कहीं से खींचकर कहीं और ले जा रही है। मैं जल्द से यह पर्ची पढ़ना चाह रहा था, पर मैं आनंद सा उस पर्ची के ऊपर बैठा रहा। कुछ देर में क्लास खत्म हुई और पिताजी अपनी चप्पल पहनकर बाथरूम की तरफ निकल गए। मीनाक्षी बहुत धीरे धीरे अपने बैग में सामान डाल रही थी। सबके जाने के बाद अंत में वह निकली।
जब कमरे में कोई नहीं था, मैंने जल्दी से पर्ची निकाली। उसमें लिखा था, मैं जानती हूं तुम पप्पू हो, पर मैं सोनाक्षी नहीं मीनाक्षी हूं। तुम्हारे लेटर का इंतजार रहेगा। तभी बाथरूम के दरवाजे की आहट हुई। मैंने पर्ची मुंह में रखी। कुछ देर चबाने के बाद मैं उसे गटक गया। बाहर निकला तो मीनाक्षी गली के मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ठीक मुड़ने के पहले उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और ओझल हो गई। मेरे मुंह से गुटरगू की आवाज निकलने लगी और मैं जहां खड़ा था वहीं गोल गोल चक्कर काटने लगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? hello@piyushagarwal.com पर हमेशा की तरह लिखना मत भूलिएगा। तो बस हमारा सफर अभी कुछ समय के लिए यहीं पर थमता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई। आपने अगर अभी तक सारी कहानियां नहीं सुनी है तो आप पीछे जाकर जरूर सुनेंगे। कुछ कहानियां आपको हंसाएंगी, कुछ कहानियां रुलाएंगी और कुछ कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन हर कहानी जिंदगी की अलग पहलू दिखाएगी, ये मेरा पक्का वादा है। इसी के साथ मैं पीयूष अग्रवाल और शो की प्रोड्यूसर देवांशी बत्रा आपसे अलविदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं आप हमें सुनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ ये अनोखा रिश्ता जोड़ने के लिए और यूं ही बने रहने के लिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।